के दिन जबकि भारतीय बाजारों में लगातार दूसरा सत्र इस हफ्ते में तेजी का देखने को मिला और 15,000 के ऊपर निफ्टी ने आज अपनी क्लोजिंग दी। करीब 150 अंकों के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली मार्केट्स में और 2 महीने के बाद बाजार हायर लेवल्स के आसपास बंद हुआ। एक रफली 12 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी जो कि 15,000 के ऊपर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर एफएमसीजी को छोड़ दें तो मेजरली आज बीएसई के सभी इंडिसेस के अंदर खरीदारी देखने को मिली। अच्छी प्रोमिनेंट बाइंग थी आज ऑटो स्पेस के अंदर, जहां पर तमाम ऑटो के जो गेनर्स है, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप इंडेक्स आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था, 1.5% के आसपास का उछाल यहां पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आज मार्केट्स के अंदर जरूर देखने को मिली थी। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग फिर से पार्टिसिपेट करता हुआ, अदर ऑयल एंड गैस में तो लगातार, बैंकिंग में तो लगातार दूसरा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिला। और साथ ही साथ पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे शेयरों में भी आज एक अच्छा मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी जो 2 नाम थे वो ऑटो स्पेस के थे, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही साथ टाइटन और बजाज फाइनेंस, ये कुछ और अच्छे नाम जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में। गति, टीसीआई एक्सप्रेस जैसी कंपनी में खरीदारी, अनलॉक वाला पूरा प्रोसेस, आईआरसीटीसी, डेल्टा कॉप या फिर आप तमाम फूड रिलेटेड कंपनीज जैसे जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ, बर्गर किंग, बेक्टर फूड, इन सब में एक जोरदार खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली मार्केट के लिए आज एक और बेहतरीन सत्र, जबकि खरीदारी का दौर लगातार बाजार में बना हुआ है और 15,000 के ऊपर मार्केट एक्टिवली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब को भी शामिल कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सबसे पहला सवाल हरीश साहू साहब का लेते हैं वेंकीज को लेकर। साहू साहब, वेंकीज में नंबर्स के इर्द गिर्द थोड़ी तेजी देखने को मिली थी और जो ये मूव आया था नंबर्स के आधार पर ही था। अनलॉक के प्रोसेस में कुछ हद तक पार्टिसिपेशन इसका भी रहेगा, तो शायद वैसे ही मूव और हायर लेवल से काफी टूटा। 4200 रुपए का शेयर होता था एक टाइम पे, वहां से टूट के ये कंपनी यहाँ पहुंची है। काफी इम्पैक्ट फ्लू का और लॉकडाउन का इस कंपनी में देखने को मिला। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, बिजनेस वाइज कंपनी का पोल्ट्री का बिजनेस है। इनफैक्ट इसके जो एक समय पे प्रमोटर होते हैं तो उनको फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री भी कहा जाता है, तो ऐसी बुरे कारोबार में कंपनी नहीं है, पुणे बेस्ड कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है। इनके पास एनिमल फूड्स के साथ साथ फीड्स भी हैं जो कि ये प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल के भी कारोबार के अंदर है एनिमल के लिए, और साथ से इनके कुछ रेस्टोरेंट चेन्स भी हैं और एक अपनी फुटबॉल टीम भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी एज सच ठीक है। अब आपका टाइम फ्रेम क्या उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नंबर्स के हिसाब से लिया था तो नंबर से डिस्काउंटिंग के लिए शेयर चला था और उसके बाद नंबर्स आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट भी है, लेकिन अदरवाइज आप कुछ टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, एकाएक तेजी आती है, एकाएक गिरावट आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर पे आलोक सिंह जी का सवाल है। सिंह साहब, टाटा मोटर डीवीआर के नंबर्स हैं, वो नंबर्स टाटा मोटर के साथ ही इम्पैक्ट करेंगे। राजा टाटा मोटर्स के नंबर आपको मैं बताता हूँ कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर अच्छे होंगे और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। जेएलआर में वॉल्यूम्स अच्छे आएंगे और ओवरऑल इंडियन कारोबार जो है टाटा मोटर का वो भी बेटर कर सकता है। काफ़ी टूटा भी हुआ है शेयर, तो ये मूव तो दिखा सकता है। कल मानस से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में ज़्यादा प्रेफरेंस वो टाटा मोटर डीवीआर को देंगे, क्योंकि उसमें गैप भी है और उसको फिल भी करेगा और प्लस चार्ट वाइज भी वो बेहतर उन्हें दिखाई पड़ रहा था। तो आप अदरवाइज भी इस पे तेजी देख सकते हैं और समय देकर यहाँ पर बने भी रह सकते हैं। ब्रजेश यादव जी का सवाल है जिलेट इंडिया पर। यादव साहब, जिलेट इंडिया वैसे तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप इसको ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखें, इक्विटी साइज के लिहाज से भी और पेरेंटेज के हिसाब से भी। मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसकी पेरेंट है, कई बिजनेस में इनकी मोनोपोली है। और अगर आपको ये लगता है कि शायद ये कंपनी जिस तरह से ट्रिमर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ब्लेड्स के इस्तेमाल कम होंगे, तो उसके लिहाज से भी कंपनी ने अपना एक प्लान बना रखा है अकॉर्डिंगली उसे हैंडल करने का, और खुद भी उस बिजनेस के अंदर ये एक्टिवली अब एक्सपैंड कर रहे हैं। तो कंपनी वैसे अच्छी है, थोड़ा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड पिकअप आएगा तो सिचुएशन इंप्रूव होगी।
बहुत स्लो मूवर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एफएमसीजी कंपनी है और जिस कारोबार में है वो धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की बहुत अच्छी कंपनी है, आप समय दे सकते हैं तो बढ़िया है। इससे पहले कोई स्पेशल डिविडेंड भी आ चुका है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह ही, तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति है। लेकिन ऑब्वियसली बात है एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग बेस्ड स्टॉक नहीं है, तो उसके हिसाब से अपनी रणनीति आप रखिएगा। अंश धंधा साहब का सवाल है सेंट गोबेन, गॉडफ्रे फिलिप्स और भारत सीड्स पे। देखिए तीनों पे एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। भारत सीड पहले, कंपनी अच्छी है, सीड्स के बिजनेस के अंदर है, मारुति का इसके अंदर शायद स्टेक भी है और एक टाइम पर वैल्यू थी। अभी मैं कल परसों में नंबर देख रहा था इसके, तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, लेकिन इसकी रिजल्ट्स भी शायद एक्सपेक्टेड हैं 1-2 दिन के अंदर ही, इसीलिए शायद मैं इसको देख रहा था वैल्यू के लिए, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी एक्सपैंड हो चुकी है, इसलिए आप उस पर रखिए। सेंट गोबेन बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रिसेंटली देखे गया है, कल परसों में शायद इसमें बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी। सेंट गोबेन जिस कारोबार में है ये, अगर आपको लगता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो फ्रांस वाली है उसका स्टेक है इसके अंदर, तो इसमें कुछ होल्डिंग का इशू है, शायद कुछ होल्डिंग उनकी है और कुछ होल्डिंग किसी और कंपनी की है, तो यहाँ पर मल्टीनेशनल स्ट्रक्चर को लेकर कुछ शायद इश्यूज हैं, तो एक बार उस पर क्लैरिटी मुझे लेनी होगी। लेकिन डायरेक्ट होल्डिंग शायद इस कंपनी के अंदर सेंट गोबेन सीक्रेट की नहीं है, तो आप इसलिए कुछ भी कहना इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है। हाँ, गॉडफ्रे फिलिप्स तीसरी कंपनी है, काफ़ी गिरावट रिसेंटली देखने को मिली और ब्रोकरेज ग्रुप्स में जो देख रहा था उनके कई लोगों के हिसाब से यहाँ पे बॉटम शेड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोदी ग्रुप की कंपनी है और कई सारे ये कंपनी सिगरेट कारोबार के अंदर भी है, जो कि ये मालबोरो के तहत इनका ब्रांड है मार्केट में, प्लस ये पान मसाला एंड ऑल में भी हैं और प्लस ये कन्फेक्शनरी बिजनेस के अंदर भी हैं और इनके अंडर में तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रुप अंडर में अगर आप देखेंगे तो इसमें इनके पास 24/7 जैसे कई स्टोर्स भी हैं, जिसमें 42 स्टोर्स के आसपास शायद इनके आते हैं डेली एनसीआर में। लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है और हाल फिलहाल की गिरावट के बाद थोड़े बेटर पोइज भी हो चुकी है। सिगरेट स्पेस में राधा इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी दो भाइयों के बीच में, गॉडफ्रे फिलिप्स में, जिसकी वजह से शेयर में थोड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिला था, ऐसी खबरें थी मार्केट में। लेकिन अदरवाइज सिगरेट स्पेस में आईटीसी, वीएसटी, गॉडफ्रे तीन ही कंपनियां हैं प्रोमिनेंटली, आप जिनके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब जगह लॉकडाउन है, मार्केट राइस क्यों भाग रहा है? शिवाजीत बनर्जी साहब, मार्केट लॉकडाउन 81% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फिलहाल लॉकडाउन में, अगर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और ये बात आज से नहीं है, पिछले 1 महीने से हम ऑलमोस्ट लॉकडाउन में हैं, खासतौर से महाराष्ट्र जो कि ऑलरेडी लॉकडाउन में है। लेकिन लॉकडाउन हमेशा प्रिवेल नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लॉकडाउन कभी ना कभी खुलेगा। जैसे जैसे केसेस की स्थिति नीचे आ रही है, वैसे वैसे वो कंपनियों में आज तेजी आई है जो कि लॉकडाउन से की वजह से बहुत इम्पैक्टेड है। आप एविएशन देखिए, स्पाइस जेट तेज था, डेल्टा कॉप तेज था, आईआरसीटीसी तेज था, बर्गर किंग तेज था, जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, होटल्स, लॉजिस्टिक, ये सब इसीलिए तेज है कि कभी ना कभी तो अनलॉक होगा, और अनलॉक होगा तो यही सब चीज़ें वापस डिमांड में आएंगी। इसीलिए बाजार उसको डिस्काउंट करना शुरू कर रहा था। तो धीरे धीरे प्रोसेस में हमेशा मार्केट पहले से डिस्काउंट करता है। जब लॉकडाउन से पहले की स्थिति तब फॉल था, लॉकडाउन हो गया, दवा शुरू हो गई, चीज़ें ईज आउट हो रही हैं, तो वो प्रोसेस शुरू होता है। अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करता है और कोई भी तरह की अनसर्टनिटी मार्केट कभी पसंद नहीं करता है। तो सर्टेन चीज़ें हो जाएंगी, उनको पसंद आने लग जाएंगी। आगे बढ़ते, और ये अगेन इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक 5 साल के लिए, धीरज साहब एचडीएफसी बैंक 5 साल के लिए नहीं, बहुत टाइम पहले बाजार के जानकार हैं, बड़े जानकार हैं, उनका नाम मैं स्किप कर रहा हूं अभी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एचडीएफसी बैंक को, इनफैक्ट 10-12 साल पहले मुझसे कहा था कि पर्सनली मैं एसआईपी शुरू कर दूं उसकी और हर महीने उसे एसआईपी के तौर पे लेता रहूं। और आज आप देख ही रहे हैं, एचडीएफसी बैंक एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक है, देश का तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, देश का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। तो आप 5 साल के लिए नहीं, इसको तो आप जनरेशन्स के लिए रखिए, एक्यूमुलेट करिए, हर फॉल में लीजिए और अगली जनरेशन को दीजिए। इस तरह के आप रणनीति यहाँ बना के रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब तक इसकी सिचुएशन आपको बेहतर दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। और यूपीएल और एयरटेल, सोनी साहब यूपीएल पे बड़ा मूव रिसेंटली देखने को मिला है, नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंच चुका है। तो आपने किस भाव पे खरीदा है वो कहना मुश्किल है। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट 720-730 के आसपास के थे, जो रिसेंटली सीएलएससी की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी। और रही बात एयरटेल की, आज नंबर्स के बाद रिएक्शन है और ब्रोकरेज हाउसेज तो पॉजिटिव हैं अभी भी, लेकिन ये शेयर में माना साफ कहते हैं कि जैसे ही तेजी आती है सप्लाई भी आती है।
तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इतनी है नहीं, मतलब हर ऊपर के लेवल पे बिकवाली आती है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। ट्रेडिंग बेट के लिहाज से आप ना देखें, पेशेंस है तो आप ज़रूर यहाँ पर रणनीति रख सकते हैं। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और ले लेता हूँ। सवाल है किस पे लूँ, SBI, 2-3 सवाल है SBI पे। SBI के लिए सर जो ब्रोकरेज हाउस के टारगेट हैं वो तो 460 के आसपास तक के भी हैं, लेकिन नंबर्स हैं फ्राइडे को, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उन नंबर्स के ऊपर, नंबर्स कैसे देती है SBI, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो री रेटिंग होगी, कमेंट्री आएगी, उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आएंगी वो क्रूशियल है। लेकिन हाँ, बैंक ऑब्वियसली बात है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, और बाकियों पे आप अगर रिलाय नहीं भी कर पा रहे तो SBI तो एटलीस्ट है ही ट्रस्टवर्दी में, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बड़ी अभी बाकी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप SBI को देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे समय अवधि काफ़ी देनी पड़ेगी। चले, फिलहाल अब इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, आज थोड़ी देर से जुड़े, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और आपसे हम आगे मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत आज नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।